नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी तैयारी आप कर रहे हैं, ये दौरान प्रक्रिया चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही होगी, ऐसा आप लोग बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके इस अंतिम समय में ये कक्षाएं आपके पाठ्यक्रम को संपूर्ण दौरान की प्रक्रिया में तथा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में आत्मविश्वास जागृत करने में अपने आप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सारी कक्षाएं देख रहे होंगे और सभी टेस्ट दे रहे होंगे। जैसे आप लोगों की उपस्थिति है उसके आधार पे ये भी वास्तव में एक सराहनीय उपयोगिता है कि आप सब इस चीज़ से लाभान्वित हो रहे हैं। ये बात ज़रूर आप ध्यान रखें कि जो भी कक्षा कर रहे हैं, आप सुबह का जो ये वीडियो देख रहे हो, ये देखने के बाद शाम को आप संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में टेस्ट दिया करो और शाम को 7 बजे लाइव उपस्थित होकर इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन किया करो। इससे पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन और शब्द रूप पढ़े थे और उनका हमने कल टेस्ट भी दिया था। आप सभी को पता है कि कल और आज जैसे मैं आप लोगों को पुरुष, लकार और धातु रूप इनके बारे में बताऊंगी। पुरुष, लकार, धातु रूप। और इससे पहले आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, शब्द रूप इन सभी के बारे में पढ़ा होगा और इन सब में से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनता है। यानी शब्द रूप में से एक प्रश्न अवश्य पूछता है, धातु रूप में से पूछता है, लकार में से सीधा भी पूछ लेता है और वाक्य से लकार परिवर्तन भी करवाता है। यानी आपको किस तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं। और पुरुष भी आपको पढ़ने हैं। आप लोगों को ये बता देती हूँ मैं कि ये जो इकाइयाँ हैं, यानी कल की क्लास और आज की क्लास अपने आप में एक आधारशिला है, भाषा की आधारशिला हम लोग कह सकते हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि इन क्लासेस के माध्यम से आप अपने विषय को और अधिक मजबूत कर सकते हैं तथा जो अनुवाद बनाना है, अशुद्धि संशोधन करना है, वाक्य निर्माण करना है, विभक्ति का ज्ञान करना है और प्रश्न निर्माण करना है, वाच्य परिवर्तन करना है, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, इनसे संबंधित प्रश्न आप बखूबी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि संस्कृत में आने वाले पेपर को बहुत ही सरल रूप में आप समझ सकेंगे, क्योंकि जिसका माध्यम होगा संस्कृत और उसी संस्कृत माध्यम को समझने और पढ़ने के लिए हम लोग ये इकाइयाँ सीख रहे हैं। ये इकाइयाँ पढ़ाने से पहले मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोगों को अनुवाद बनाना सिखाना। अनुवाद का मतलब क्या होता है? भाषा स्थानांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन। और यहाँ पर मैं आपको हिंदी वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आपको ये बेसिक बातें तथा इसके बाद कल की क्लास में आप लोगों को कारक पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद जब आप ये सारी इकाइयां पढ़ लोगे तो रविवार की क्लास होगी। रविवार शाम को 7 बजे, रविवार को शाम को 7 बजे ये अनुवाद वाली क्रिया, मैं इसको इकाई नाम न देकर एक क्रिया कह सकती हूँ, क्योंकि ये कोई एक टॉपिक नहीं होता है। ये हमारा का साथ में एक अभ्यास कार्य होगा जो इन सारी इकाइयों को ध्यान में रखकर हम वाक्य का अनुवाद करेंगे। और ये अनुवाद पढ़ाने से पहले उसी रविवार के दिन जो आप लोगों के लिंग विभाजन में, यानी किसी भी पद में लिंग बताने में जो कंफ्यूजन रहता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसके क्लास भी इससे पहले मैं लाइव लेऊंगी। यानी 7 बजे से आप लोगों की लाइव क्लास शुरू हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। रविवार को सबसे पहले लिंग वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे और उसके बाद अनुवाद कार्य हम लोग करेंगे। तो सभी ध्यान रखें, इस बात को समझने का प्रयास करें और अपने दिमाग में रिमाइंडर सेट कर लें और इसके साथ ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगा वो इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा। और यदि आपने संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है, उसको भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये जो टेस्ट पेपर हैं ये सारे आपको उसी एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस बात से अवगत रहें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि रेट की परीक्षा तक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से संस्कृत भाषा में अपनी मजबूती बना सकते हैं। सर्व अंक दात्री इस भाषा में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर
सबसे पहले मैं पुरुष के बारे में बताऊंगी। देखिए, कल आपको सर्वनाम शब्द पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो सर्वनाम शब्द होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर इस पुरुष का मैंने थोड़ा सा आपको परिचय करवाया था। अभी आज मैं ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इनको याद रखना है, किस तरीके से आपको इनको समझना है। ये सारी बातें समझते हुए हम लोग जानेंगे कि जब हम क्रिया का स्थान निर्धारित करते हैं, कोई सा भी वाक्य जब हम लोग बनाते हैं, तो उस वाक्य में क्रिया कौन से पुरुष की आएगी, ये बात हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे, ये बात समझें। देखिए, पुरुष के 3 भेद होते हैं, कल भी बताए थे, एक बार फिर देख लीजिए। प्रथम पुरुष, और इसको मैंने कल के क्लास में आपको नाम बताया था अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। तीसरे नंबर पे आता है उत्तम पुरुष। और इन तीनों में से उत्तम पुरुष सबसे बलदायी होता है। उत्तम पुरुष सर्व बलदायी होता है। उत्तम पुरुष सर्व बलदायी होता है। कैसे होता है वो अभी देखेंगे अपन लोग जब वाक्य बनाएंगे तब, कि उत्तम सबसे उत्तम होता है। उत्तम पुरुष का मतलब क्या है? वक्ता स्वयं से संबंधित जो शब्द प्रयोग में लेता है, मैं, हम दोनों, हम सब, जो स्वयं से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे हम देखते हैं उत्तम पुरुष में अस्मद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में अस्मद शब्द प्रयुक्त होते हैं, तथा मध्यम पुरुष में युष्मद शब्द प्रयुक्त होते हैं। युष्मद शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद हम लोग प्रथम पुरुष या फिर अन्य पुरुष जिसका नाम रखते हैं, उनमें तत् शब्द प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? तत् शब्द प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, अस्मद, युष्मद और तत्, ये तीनों शब्द क्या होते हैं कल भी बताए थे। जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि स्वयं से संबंधित। किससे संबंधित? स्वयं से संबंधित। और जो युष्मद शब्द होते हैं, जो श्रोता से संबंधित होते हैं, मतलब तुम, किससे संबंधित होंगे? तुमसे संबंधित। और जो तत् शब्द होते हैं वे वह से संबंधित होते हैं। और हम संख्या के आधार पर इनमें वचन का प्रयोग कर लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और आपको ये भी बताया था कल कि जो सर्वनाम शब्दों के जो शब्द रूप हैं, विभक्तियों के आधार पे हम इनके पदों का निर्माण भी कर देते हैं। ये तत् शब्द तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान दें आप सब इस बात को। अगर हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं तो उसके लिए अपन देखते हैं, जैसे मैं आपके सामने 4 कॉलम बनाती हूँ। पहला कॉलम मैंने बनाया पुरुष, दूसरा कॉलम मैंने बनाया एक वचन। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वचन बता दिए थे। संख्या को वचन कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन 3 होते हैं,
एक संख्या हो एक वचन, दो संख्या हो द्विवचन और दो से ज़्यादा संख्या हो बहुवचन। दो से ज़्यादा संख्या हो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष। इसमें हम लोग तत् शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सह ताऊ, सह ताऊ ते, सह ताऊ ते। और अगर स्त्रीलिंग शब्द हो तो हम लिखते हैं सा ते ताहा, सा ते ताहा। और अगर नपुंसक लिंग शब्द होंगे तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तात ते तानी, ताते ते तानी। तो आप सभी इस बात से अवगत रहें कि अगर पुल्लिंग शब्द हो तो हम करेंगे सह ताऊ ते, और स्त्रीलिंग शब्द हो तो हम करेंगे सा ते ताहा। यानी ये तो हो जाएंगे पुल्लिंग, ये होंगे स्त्रीलिंग और ये होंगे नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सह का मतलब होगा वह, वे दोनों, वह, वे दोनों और वे सब। वह, वे दोनों, वे सब। वह बालक, सह बालक है, वह बालिका, सा बालिका। वह फल, तत् फलम। वे दो बालक, तौ बालकौ। वे दो बालिकाएं, ते बालिके। वे दो फल, ते फले। वे सब बालक, ते बालकाः। वे सब बालिकाएं, ताः बालिकाः। वे सब फल, तानि फलानि। यानी आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो तत् शब्द होते हैं ये तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीनों लिंगों में समान होते हैं, अलग अलग रूपों में परिवर्तित नहीं होते। जैसे त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। ये तो हो गए योष्मत शब्द। योष्मत शब्द क्या हो गए? त्वम, युवाम, यूयम। और अस्मत् शब्द क्या हुए? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। यानी हम ये कह सकते हैं त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। अहम, मैं, हम दोनों, हम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तुम दोनों, तुम सब। मैं, हम दोनों, हम सब। ये जो पुरुष हैं इससे हम लोग वाक्य बनाना सीखेंगे। जब मैं रविवार को आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगी तब ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि कर्ता यदि अस्मद शब्द का हो, कर्ता यदि अस्मद शब्द का हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की प्रयुक्त होगी। और यदि कर्ता
युष्मद शब्द का हो, कर्ता युष्मद शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की प्रयुक्त होगी। यदि कर्ता संज्ञा या तत्शब्द का हो, संज्ञा या तत्शब्द का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष की प्रयुक्त होती है। ये आपको याद रखना है। यानी मैं अब अपन कहेंगे कर्ता की संख्या, संख्या को हम वचन कहेंगे। कर्ता की संख्या एक होगी तो एक वचन, दो होंगी तो द्विवचन, दो से ज्यादा होंगी तो बहुवचन। दो बालक पाठ पढ़ते हैं तो हम क्रिया लेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन, सॉरी दो बालक तो हम करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। तुम दोनों पाठ पढ़ते हो मध्यम पुरुष द्विवचन, हम दोनों पाठ पढ़ते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन। संख्या के आधार पर वचन का निर्धारण किया जाता है। तो ये जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे, प्रायोगिक क्रिया करेंगे, तब आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसके अलावा आपको देखना है, जैसे लकार, लकार से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। लकार, लकार किसे कहते हैं? जो हम लोग काल, काल जिसको कहते हैं, तो आप लोग समझ रहे हो कि उसी को हम लकार कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्रिया का अर्थ निर्धारित करे उसे हम लोग लकार कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में लकार 10 होते हैं, परंतु प्रायोगिक रूप से लकार 5 होते हैं। प्रायोगिक रूप से लकार कितने होते हैं? 5। याद रखिए यहाँ पर, जैसे मैं आपके सामने बताती हूँ कि 5 लकार कौन कौन से हैं। तो जैसे हम 2 कॉलम बनाते हैं, लकार और क्रिया अर्थ, लकार और क्रिया अर्थ। लकार में सबसे पहले हम कहते हैं लट लकार। कौन सा लकार पढ़ेंगे? लट लकार। लट लकार किस क्रिया अर्थ में आता है? वर्तमान काल अर्थ, वर्तमान काल अर्थ। फिर हम कहते हैं लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार, जिसको हम कहेंगे भूतकाल अर्थ, भूतकाल अर्थ। फिर हम लिखेंगे लंग लकार के बाद लोट लकार। कौन सा लकार? लोट लकार, जिसको हम कहेंगे आज्ञा अर्थ। और फिर हम जानेंगे लृट लकार। लृट लकार को हम कहेंगे भविष्यत काल अर्थ, भविष्यत काल अर्थ। और विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में हम बोलेंगे चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ। लकार कितने होते हैं? 5। लट लकार, कुल टोटल लकार तो 10 होते हैं, परंतु प्रयोग में 5 आते हैं। अब आपके मन में आया कि 5 के अलावा आ गया, तो यह आपके रीट के पेपर में पिछली बार आया था एक बार वीर राज, जिसको आउट ऑफ सिलेबस मानकर बोनस नंबर दिया गया था। यानी पाठ्यक्रम में हमें कितने लकार पढ़ने हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं? तो देख सकते हो, लट लकार वर्तमान काल अर्थ, लंग लकार भूतकाल अर्थ, लोट लकार आज्ञा अर्थ, लृट लकार भविष्यत काल अर्थ और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। आपको क्रम भले कोई से ही रूप में याद करो, बट ये जरूर याद रखना कौन सी क्रिया के अर्थ में
कौन सा लकार आता है। अब इस तरीके से समझने के बाद जैसे आपके सामने वाक्य आता है, राम पाठ पढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्रिया। क्रिया है पढ़ता है, तो हम चयन करेंगे किसका, लकार का। कौन सा लकार आएगा, लट लकार, क्योंकि वर्तमान काल अर्थ का बोध करवा रहा है। अगर राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा, अगर पढ़ता है लट लकार, अगर राम ने पाठ पढ़ा तो क्या होगा, लंग लकार। तुम पाठ पढ़ो, ऑर्डर, आज्ञा, तुम पाठ पढ़ो, ऑर्डर आता है, आज्ञा आती है, तो आएगा लोट लकार। राम पाठ पढ़ेगा, पढ़ेगा, भविष्य फ्यूचर, पढ़ेगा, तो हम करेंगे लिट लकार। और तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए या राम को पाठ पढ़ना चाहिए, जहाँ रिक्वेस्ट आ जाती है, जहाँ चाहिए अर्थ आ जाता है। कौन सा अर्थ आ जाए, चाहिए अर्थ, चाहिए अर्थ आ जाता है, वहाँ पर हम लोग कौन सा लकार करेंगे, विधिलिंग लकार। कौन सा लकार करेंगे, विधिलिंग लकार। और हम करेंगे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्रिया देकर हम लोग लकार का चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे, लकार का चयन करेंगे। लकार का चयन करके जैसे पढ़ता है तो लट लकार, पढ़ा तो लंग लकार, पढ़ेगा तो लिट लकार भविष्यत काल, पढ़ो लोट लकार, पढ़ना चाहिए विधिलिंग लकार। ये याद होने के बाद हमने ये तो देख लिया ये लकार है, फिर हम जाएंगे कर्ता के पास और कर्ता को चेक करो, संज्ञा है या सर्वनाम, संज्ञा है या सर्वनाम। राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, कोई भी नाम आए वो संज्ञा होगा। मैं, तुम, वह, वे दोनों, तुम दोनों, हम सब, या अगर कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आ रहे हैं सर्व शब्द तो सर्वनाम। अब ध्यान दे लीजिए, अगर आपके सामने, ये मैंने आपको बताया भी था, अगर यहाँ पर स्वयं से संबंधित, अस्मत् शब्द से संबंधित कोई कर्ता हो तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगा देना। तुम से संबंधित हो तो मध्यम पुरुष की लगा देना। और वचन जितने कर्ताओं की संख्या है उनके अनुसार लगा देंगे। जैसे तुम दोनों पाठ पढ़ते हैं तो तुम दोनों या तुम दोनों पाठ पढ़ो। अब तुम दोनों पाठ पढ़ो ऑर्डर दे रहे हैं तो हम लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर कोई तत्शब्द या संज्ञा शब्द आ रहा हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का। और कर्ता की संख्या गिन लेंगे, जितने कर्ता होंगे उसी वचन के अनुसार कर्ता एक होगा, क्रिया एक वचन, कर्ता दो होगा, क्रिया द्विवचन, कर्ता दो से ज़्यादा होंगे, क्रिया बहुवचन की हो जाएगी। अगर कर्ता में मिला जुला रूप आ जाए, कर्ता में मिला जुला रूप आए तो उत्तम पुरुष सबसे बलदायी होता है। यानी मैं, तुम और वह पाठ पढ़ते हैं, या मैं, तुम, वह पाठ पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या हो गया, उत्तम पुरुष का, तुम मध्यम पुरुष का, वह प्रथम पुरुष का। अब पढ़ेंगे से तो समझ में आ गया कि लकार कौन सा होगा, लिट लकार होगा। बट यहाँ पे
पुरुष कौन सा आएगा, तो सबसे बड़ा उत्तम पुरुष होता है, उससे छोटा मध्यम होता है और सबसे छोटा प्रथम होता है। यही प्रैक्टिकल हम अनुवाद में करेंगे, यही क्लास होगी रविवार को, यही तो बात हम सीखेंगे, अनुवाद वाक्य किस तरीके से बनते हैं, इन्हीं का प्रयोग करके अनुवाद का प्रयोग किया जाएगा। सबसे बलदायी पुरुष कौन सा होगा, उत्तम। फिर हम कर्ता गिनेंगे, कर्ता कितने हो गए, मैं, तुम, वह, तीन, और तीन हो गए तो वचन कौन सा हो गया, बहुवचन, यानी लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। इस आधार पे हम लोग इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। अब ये जो क्रिया के अर्थ के आधार पे आपने लकार देखे, इन पांचों लकारों का आपको क्रिया के रूप में जो दो जिसको हम लोग धातु रूप बोलते हैं वो याद करने हैं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। जैसे धातु, धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में हम लोग अलग अलग रूप कर देते हैं। एक तो करते हैं पारस्मयी पदी धातु और एक करते हैं आत्मनेपदी धातु। एक होगा पारस्मयी पदी धातु और एक होगा आत्मनेपदी धातु। इन दोनों का जो मिला जुला रूप होगा वो होगा उभयपदी धातु। कौन सी धातु, उभयपदी धातु। ये पारस्मयपदी धातु क्या होती हैं और ये आत्मनेपदी क्या होती हैं। जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता को मिलता है वो आत्मनेपदी होती है, और जिस क्रिया का फल कर्म के माध्यम से कर्ता को मिलता है वो परस्मयपदी होती है। जैसे बालक सोता है, अब क्या सोता है, नहीं, बालक सोता है, सोने की क्रिया सीधी कर्ता से जुड़ी हुई है। यहाँ सोना क्या हो गई, आत्मनेपदी। बालक को अच्छा लगता है, क्या हो गई, आत्मनेपदी। तो जिस तरीके से हम लोग दे रहे हैं, गुरु उपदेश देता है, क्या हो गई, आत्मनेपदी। सूर्य चमकता है, आत्मनेपदी। मुझे अच्छा लगता है, प्रसन्न होना, मोदमान मुद धातु। तो ये जो धातु होती हैं लब मान मोदमान, जो शानच प्रत्यय में हम प्रयोग में लेते हैं वो आत्मनेपदी होती है। अब पढ़ता है, लिखता है, जाता है। अब आप लोगों को ये देखना है, जैसे धातुएं अनंत होती हैं, आप लोग सोचें कि मैं बहुत सारी धातुएं याद कर लूँगा, नहीं हो सकती। उन धातुओं का किस किस गण में आधार पे आप लोगों को सामान्य परिचय पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसे YouTube चैनल पर आप लोगों के पाठ्यक्रम में संभावित धातु रूप के 2 वीडियो बनाए गए हैं विस्तृत रूप से। दोनों वीडियो आप अच्छे से देखना। आप जब सर्च करेंगे ना इस YouTube चैनल को तो आपको धातु रूप के वीडियो मिलेंगे, और उन धातु रूप में याद तो अब आपको ही करना पड़ेगा। उसमें अच्छे से बता रखे हैं कौन कौन सी धातु आपके प्रयोग में ली जाती हैं। ज़्यादातर आप लोग क्या करना, जैसे मैं बात करती हूँ परस्मयपदी की, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग तो फिर भी आपके लिए बहुत अपने आप में गौण अर्थ में आता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थ में आता है, मुख्य रूप में आता है। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे पट धातु है। अब आप लोग क्या करो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, पट धातु के 5 लकारों के रूप याद कर लो। जैसे लट लकार वर्तमान काल, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। फिर हम लोग लंग लकार में क्या याद करेंगे, पठत पठताम पठन, पठः पठतम पठत, पठम पठाव पठाम। फिर हम लोग लृट लकार में याद करेंगे
पठिष्यति, पठिष्येतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्येथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी रूप में अगर हम लोग करेंगे लोट लकार, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। फिर हम लोग विधिलिंग लकार रूप में याद करेंगे, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। एक धातु के आप पांचों लकार याद करने के बाद ये पता कर लो कोई भी धातु आती है उसके रूप चलते कैसे। जैसे भू धातु है तो भवती, भवतः। फिर ये पूरा याद होने के बाद आप आसानी से बना सकते हो। लिख धातु है, लिखती, लिखता है। गम धातु है वो गच्छ में बदल जाती है, ये याद कर लेना। पा धातु है वो पिब में बदल जाती है। स्था धातु है वो तिष्ठ में बदल जाती है। दृश्य धातु है वो पश्य में बदल जाती है। ये याद करना आप लोग, बस इतना याद कर लोगे तो क्या करोगे भाई, ये याद कर लिया मान लिया तो आप करोगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्। और उसी रूप में ध्यान दें जो भविष्यत काल होता है वो मूल धातु में ही होता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, दृश्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति। प्रच धातु का होगा प्रक्षति, प्रक्षत, प्रक्षन्ति। हर धातु जो जो इम्पोर्टेंट धातु हैं उन सभी का 2 वीडियो मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। धातु रूप पार्ट फर्स्ट और धातु रूप पार्ट सेकंड, दोनों वीडियोस को आप लोग अच्छे से सुनना, समझना और याद करना। और इसके अलावा आप लोग जितना ज़्यादा इनका अभ्यास करोगे, ऐसे फोबिया नहीं बनाना कि मिक्स हो जाता है। आप एक धातु जैसे मैंने बताया पट धातु, तो आप लोग क्या करो, इस धातु के पद में कहाँ कहाँ विसर्ग आता है, कहाँ कहाँ हलंत आता है, कौन से पद का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इन सभी के आधार पे आप याद कर लोगे तो फिर मिक्स नहीं होगा। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कल के जो चैप्टर रहेगा वो महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा आपका कारक। कल जो है मैं कारक का एक ही वीडियो में संपूर्ण कारक का रिवीजन यानी दोहरान करवा दूंगी, याद रखना। और ये कारक पढ़ने के बाद आप लोग इस लायक हो जाएंगे कि वाक्यों का अनुवाद कर सकेंगे। और जो लिंग नाम के चैप्टर की आपकी समस्या आ रही है, मैंने बताया आपको, क्योंकि उसकी आप सब लाइव क्लास के माध्यम से, बात छोटी सी है वो, बट वो जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो सामने आ जाएं। तो रविवार को शाम को 7 बजे से लिंग वाले चैप्टर की लाइव क्लास होगी, याद रखना। कारक पढ़ने के बाद वाक्य, अनुवाद और लिंग। तो हम लोग इसी के आधार पे, ये जो कड़ी है इसके आधार पे अपन इस परिवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। हर एक चैप्टर का आपका रिवीजन करवाया जाएगा। इस वीडियो से पहले आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन और शब्द रूप, अभी यहाँ तक का दोहरान करवा दिया गया है। और आज ये करेंगे, कल हम लोग कारक पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग इसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं शाम को 7 बजे लाइव क्लास में।